नमस्कार, न्यूज एट 8 पे हाजिर हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री के मोरबी दौरे पर ट्वीट के कारण कल रात को अहमदाबाद पुलिस ने उन्हें जयपुर से गिरफ्तार किया। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ममता बनर्जी ने कहा कि वे जल्द अहमदाबाद पहुंचे और वो वहां पर मौजूद हैं। The irony of the situation is that my tweet was about Morbi. I have been arrested and the owners of Oreva company have not been arrested yet. तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को अहमदाबाद पुलिस ने पकड़ लिया। गोखले मोरबी हादसे के संदर्भ में बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं, जिसमें पुल के गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई। इस पुल की मरम्मत का काम एक ऐसी कंपनी ने किया जो घड़ी बनाने का काम करती है। अहमदाबाद पुलिस साइबर अपराध के अफसर कहते हैं कि 1 दिसंबर को वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित कोठारी ने शिकायत की थी। मेरे खिलाफ इतने ज्यादा ट्वीट हैं। उन साइबर अपराधों की जांच होनी चाहिए जो देश के खिलाफ है। लेकिन मोरबी एक बड़ी घटना थी और उन्होंने एक खबर को ट्वीट किया था। ये बदले का बर्ताव है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। इससे पहले सरकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने उनके एक ट्वीट को गलत खबर बताया था। जयपुर पुलिस का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि गुजरात पुलिस ने राजस्थान में आकर गोखले को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। आरटीआई के जरिए साकेत गोखले ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कई सारे मुद्दे उठाए हैं, जिसके कारण सोशल मीडिया पर राइट विंग ट्रोल्स द्वारा उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन इस केस के बाद एक सवाल जो पूछे जा रहे हैं, ना सिर्फ तृणमूल की तरफ से बल्कि बाकी ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी, वो ये है कि क्या अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना इस केस में ज़रूरी था? क्या साकेत गोखले को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस बुलाया था? क्या उसको समन किया गया था? क्या उसके ट्वीट के कारण कहीं पे दंगा फसाद होने की आशंका थी, या क्या वो कहीं भागने वाला था? तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये मामला फर्जी है। सभी दलों के नेता सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का निशाना बनते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। साकेत गोखले की गिरफ्तारी से इन आरोपों को बल मिलेगा कि बीजेपी डर का माहौल बना रही है। अहमदाबाद से सौरभ गुप्ता के साथ तनुश्री शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर आ रही है कि बंगालियों के लिए विवादित टिप्पणी के मामले में कोलकाता पुलिस ने अभिनेता परेश रावल को तलब किया है। उन्हें सोमवार को आने को कहा गया है। इससे पहले परेश रावल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया था। लखीमपुर खीरी मामले में कानूनी कार्रवाई होगी। लखीमपुर कोर्ट ने आज केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या का मुकदमा चलाने पर मुहर लगा दी। 16 दिसंबर से ट्रायल शुरू होगा। कल ही अदालत ने मिश्रा की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज की थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के एक प्रदर्शन के दौरान गाड़ी से कुचलकर 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत के 1 साल और 3 महीने बाद एक स्थानीय अदालत ने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का मामला चलेगा। सोमवार को अदालत ने मिश्रा की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी। इस मामले में दायर पुलिस की चार्जशीट में कहा गया कि आशीष उस एसयूवी में बैठा था जिससे पिछले साल अक्टूबर में लोग कुचले गए। देखिए, ट्रायल में डिले तो हुआ है, 9 महीने का समय लग गया चार्जेस फ्रेम होने में। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब जो है इस पे टिप्पणी करी, और उसके अलावा जो सेक्शन 34 जो है अभी कोर्ट ने हटा दिया है इसमें से, तो उसमें हम लीगल पैनल से डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है हम इसके लिए हाईकोर्ट मूव करें। न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देर से ही सही, लेकिन चार्ज फ्रेम हुए, ट्रायल चलने जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है भारत की न्यायपालिका पर। लखीमपुर घटना के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोगों की नाराजगी सामने आई थी। आरोप लगाया गया था कि गृह राज्य मंत्री के दबाव में उनके बेटे आशीष मिश्रा को बचाया जा रहा है। 3 अक्टूबर 2021 4 किसानों और एक पत्रकार को एसयूवी से कुचला गया। 9 अक्टूबर 2021 को
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया। 14 दिसंबर 2021 पुलिस एसआईटी ने अदालत को बताया कि ये मामला सुनियोजित था। 10 फरवरी 2022 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी। 18 अप्रैल 2022 सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की। अब जबकि इस केस में ट्रायल शुरू होने वाला है, तो देखने वाली बात यह होगी जो इस केस के गवाह हैं, जिनमें से कईयों को पुलिस सिक्योरिटी भी मिली हुई है, वो कोर्ट में क्या बयान देते हैं। प्रतीक श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। वर्ल्ड बैंक से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान है। पहले की रिपोर्ट में ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान था। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर महीने में वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% से घटाकर 6.5 कर दिया था। चालू वित्त वर्ष में औसत महंगाई दर 7.1 रहेगी। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है। उससे पहले आज सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस सत्र में बिना किसी हंगामे के सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सरकार ने सत्र के दौरान विधायी कार्यों और इससे जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर जानकारी भी दी। कल से शुरू हो रहा सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान संसद की 17 बैठकें होंगी। बैठक के बाद सरकार ने कहा है कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उधर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है। महाराष्ट्र के 2 मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई ने अपना आज बेलगावी का दौरा स्थगित कर दिया, क्योंकि पहले ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि कर्नाटक सीमा में प्रवेश करते ही जिला प्रशासन उन्हें हिरासत में ले सकता है। इस बीच बेलगावी में महाराष्ट्र के नंबर प्लेट वाले एक ट्रक पर पत्थरबाजी और डंडों का प्रयोग किया गया, जिससे ट्रक के सामने का शीशा टूट गया। हालांकि बाद में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने दखल देकर ट्रक को जाने दिया। इसके बाद वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आजादी के बाद से ही बेलगावी को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव है। बेलगावी में ज्यादातर मराठी भाषी होने से महाराष्ट्र इस जिले के 800 से ज्यादा गांवों पर अपना दावा करता है। महाराष्ट्र ने इस पर महाजन कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और आज यात्रा झालावाड़ के कोटा जिले में पहुंची। आज ही यात्रा कोटा के हिरिया खेड़ी में शाम में पूरी हो गई और इसके बाद राहुल गांधी मोरू कला के लिए निकल गए। यहां नाइट स्टे है। 2 दिन तक यात्रा झालावाड़ में रहेगी और अब इससे अगले 4 दिन यात्रा कोटा जिले में होगी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यात्रा में शामिल नजर आए। राजधानी दिल्ली में एम्स पर साइबर हमला हुआ था और एम्स का सर्वर जिस तरह से हैक हुआ था और कई दिन बाद बीत जाने के बाद ही एक दोबारा सर्वर लग पाया था। लेकिन इसी बीच एक दूसरे बड़े संस्थान आईसीएमआर का सर्वर हैक करने की कोशिश की गई है। ये दूसरी बड़ी मेडिकल एजेंसी है जिस पर हैकिंग की कोशिश हुई है। 30 नवंबर को हैकर्स ने 6000 बार आईसीएमआर का सर्वर हैक करने की कोशिश की। इसका आईपी एड्रेस हांगकांग के एक ब्लैकलिस्टेड आईपी तक ट्रेस किया गया है। सरकारी संस्थानों के ऑपरेटिंग सिस्टम के सुरक्षा पैच को अपडेट करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संगठनों में रोगी सूचना प्रणाली है और हैकर्स के लिए शीर्ष संभावित टारगेट में से एक रही स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर 2020 में हमले बढ़ रहे हैं और इस पर साइबर हमला, एम्स पर साइबर हमला कोई सामान्य घटना नहीं, एक षड्यंत्र है। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। बच्चों की मौत के बाद से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल
में बिजली गुल होने के कारण बच्चों की मौत हुई। परिजन आज अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और बात मुंबई की। मुंबई में 5 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। धुंध की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है आर्थिक राजधानी मुंबई। साथ ही हवा का जो बहाव है वो एक तरह से कम है, थमा हुआ। इसके कारण प्रदूषण और बढ़ गया है। मुंबई की जो वायु गुणवत्ता है बीते कुछ दिनों में खराब और बहुत खराब के बीच बनी हुई है। मुंबई धुंध की चादर में लिपटी है और स्मॉग की इसी चादर में शहर के पब्लिक ग्राउंड की तस्वीरें अहम हैं। इसी जहरीली हवा में बच्चे खेल रहे हैं। 11 साल के अर्नब मुंबई के जांबोरी मैदान में रोजाना 2 घंटे क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं। प्रदूषण के कारण कुछ दिन पहले ही सांस की तकलीफ ने इन्हें जकड़ लिया। कितने देर प्रैक्टिस करते हो आप यहाँ पर ग्राउंड में? कभी कभार 2 आवर 15 मिनट्स, 2 घंटा, और कभी ट्यूशन में जाना रहता है तो 4:30 को निकल जाता है इधर से। तो 2 घंटे के आसपास आप प्रैक्टिस करते हैं। कभी आपको एहसास हुआ कि पोल्यूशन की वजह से? हाँ, एक दिन हुआ था। उस दिन मैं बीमार पड़ गया था, इसीलिए। क्या हुआ था? मतलब ऐसे सांस ले रहा था तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, मिट्टी थी ना मुझे, इसीलिए। तो डॉक्टर को दिखाया था या घर पे ही? नहीं, मेरी फैमिली डॉक्टर ही है पूरी। क्या उन्होंने कहा था, क्या रीजन था? मैंने बस पानी पिया, फिर अपने आप नेक्स्ट डे ठीक हो गया था वो। लेकिन आप उसके बाद भी प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर आके? हाँ। बच्चे हैं, खेल के जोश में हवा की गुणवत्ता समझना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन बदलाव जरूर महसूस कर रहे हैं। मुंबई का पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ा है। आप लोग को ऐसा एहसास हो रहा है प्लेग्राउंड में जब आप लोग खेलते हैं? थोड़ा थोड़ा होता है। कोई तकलीफ ऐसी सांस की, कंजेशन किसी तरह का? आप लोग को महसूस? मुंबई का पोल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को खेलने में? कुछ ज़्यादा नहीं हो रही। वैसे पता चलता है थोड़ा धुआं धूल अंदर जा रहा है? हाँ, बस चलता है दौड़ते वक्त। शहर के कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता तो दिल्ली के स्तर की या फिर वहां से भी खराब दिखती है। मुंबई की वायु गुणवत्ता 3 दिनों से खराब और बहुत खराब के बीच बनी हुई है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं, लेकिन हवा में प्रदूषकों को दूर करने के लिए ये काफी नहीं है। मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 23.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं सोमवार को रात के तापमान में भी खासी बढ़ोतरी आई। एक्सपर्ट्स खराब हवा के और भी कई कारण बताते हैं। मुंबई का आज का हवा का स्तर है 300 के ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टैंडर्ड के अनुसार ये 5 गुना ज़्यादा हवा का स्तर है। इंडस्ट्री उद्योग व्यवसाय जो चल रहा है, इंडस्ट्री भी उसमें जिम्मेदार है। उसके साथ साथ मुंबई में जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स है, मेट्रो, बुलेट ट्रेन या बाकी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी उसमें जिम्मेदार। जिस तरीके से प्राइवेट व्हीकल्स का बढ़ावा हो रहा है या उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो भी उसमें कारण प्रमुख तौर पर हम बोल सकते हैं कि प्रदूषण बढ़ने के लिए। मुंबई कुछ इसी तरह से खुदी हुई हर जगह नजर आती है। अधिकांश जगहों पर मेट्रो का काम चल रहा है, सड़क मरम्मत का काम चल रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह से शहर में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वायु प्रदूषण में और धुंध में ये भी हिस्सेदार है। कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और न्यूज एट 8 में आगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच राजस्थान में अजमेर दरगाह पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। प्रधानमंत्री ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद यादव का हाल जाना। साथ ही प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को हर मदद का भरोसा दिलाया। इसके अलावा सिंगापुर में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी अस्पताल भेजकर हर मदद मुहैया कराने के लिए कहा। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और ये ऑपरेशन कल 1 घंटे तक चला। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी डोनेट की है। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं हम।
अच्छा फील कर रहे हैं। और अब जाते जाते पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजस्थान में हैं। वो आज अजमेर दरगाह भी गईं, पुष्कर भी जा रही हैं। उन्होंने अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई, वहीं पुष्कर में मंदिर में उन्होंने आरती भी की है। आ रही है दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। करीब 11 फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां मौके पर यहां पर मौजूद हैं और इस आग को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। और इसी के साथ न्यूज़ एट 8 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।